अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इससे पहले मैं आपके साथ तकरीबन 6 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने कोशिश की है इन 6 लेक्चर्स के अंदर आपके साथ वही एमसीक्यूज शेयर किए जाएं जो कमीशन आपसे पूछ सकता है। तो आएँ, अगर आप भी ADFIA की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि जैसे ही सीट्स अनाउंस होंगी उससे पहले पहले तमाम तर जितना भी डाटा है ADFIA से रिलेटेड जो कि कमीशन आपसे पूछ सकता है, जो कि गिवन होता है, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो वाकई ही सीट निकालना चाहते हैं उनके तक मुकम्मल गाइडेंस और रहनुमाई पहुँच सके। तो आए, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये गाइडेंस पहुंच सके। तो आए, बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम मज़ीद करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं जो कि कमीशन आपसे पूछ सकता है। चलें आज का MCQs देख लेते हैं। 81 वो क्या है कि दी 2026 G20 समिट विल बी होस्टेड, कि 2026 की जो G20 समिट होगी वो किसने होस्ट करनी है। तो MCQs देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टोक्यो, बी है लंदन, सी है न्यूयॉर्क, फोर्थ है डी है मियामी USA। G20 की जो ग्लोबल समिट होगी इस दफ़ा 2026 के अंदर, वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। तो राइट ऑप्शन मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राइट ऑप्शन इसका क्या बनता है। बताएं जल्दी से, जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, USA। ठीक है ना, मियामी फ्लोरिडा के अंदर इसकी 2026 की समिट होगी। अब मैं थोड़े से पहले आपको बैकग्राउंड बता दूं। ऑप्शन तो आपने देख लिया कि मियामी USA बनता है। अब थोड़ा सा हम इन्फो देख लेते हैं कि G20 बेसिकली क्या है। G20 अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊँ, G20 का क्या मतलब है, ग्लोबल के 20 कंट्रीज़, ऐसे कंट्रीज जो पूरी दुनिया को लीड करते हैं किसी भी मामले, फॉर एग्जांपल ट्रेड है, क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपको पता है। अभी मैं लिखता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ कि जो G20 है ये कब बना, 1999 में बना। ठीक है, इनिशियली तौर पे जो इसका मेन मकसद था वो क्या था, फाइनेंस से रिलेटेड। और इसके अंदर जब वो होस्ट करते थे G20 की समिट को, उसके अंदर कौन कौन होते थे, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर होते थे इन 20 कंट्रीज़ के, और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। ठीक है ना, शुरू में क्या होते थे इसके अंदर, सेंट्रल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे G20 कंट्रीज़ के, और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते थे। ये फिनांस से रिलेटेड जितने भी कारोबार से रिलेटेड मामला होते थे, ट्रेड से रिलेटेड, उनको देखते थे। ठीक है, अब G20 से रिलेटेड अभी मैं थोड़ी सा आपको फैक्ट्स बताता जाऊँ कि G20 पूरी दुनिया का तकरीबन 85% जो GDP होता है पूरी ग्लोब का, वो इनसे बनता है। ठीक है ना, G20 ही प्रोड्यूस करता है 85% GDP। और इसी तरह थोड़ा सा इम्पैक्ट ये भी है कि 84% पूरी दुनिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन है, ठीक है ना, जो कंट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन करते हैं, पैदा करते हैं, जिसके अंदर चाइना है, जापान है, USA, कनाडा है, UK है, वो G20 का हिस्सा है। और पूरी दुनिया की जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो ज़्यादातर कहाँ पे है, 84% यही G20 कंट्रीज़ करते हैं, जिसके अंदर इंडिया भी आता है। ठीक है, और इसी तरह 75% पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो भी यही कंट्रीज़ करते हैं। ठीक है ना, 75% ट्रेड वॉल्यूम जो इनका, वो भी इन्हीं कंट्रीज़ के पास है। और दूसरा 56%, आप समझ लें 56% जो दुनिया की पॉपुलेशन है 56% दुनिया की पॉपुलेशन भी G20 के अंदर ही आबाद है। यानी कि आप समझ लें कि पूरी दुनिया के ये 20 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें 56% पूरी दुनिया की आबादी रहती है। 75% ट्रेड वॉल्यूम है, 84% कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन करते हैं, और 85% GDP इनका है। अब इसी के अंदर कमीशन ये भी पूछ सकते हैं आपके, जो G20 की समिट होती है वो एनुअली होती है, 2 साल बाद होती है, 3 साल बाद होती है, कब होती है। जो G20 की समिट होती है वो हर साल होती है। ठीक है ना, अब इसी तरह कमीशन ये भी पूछ सकता है, जैसे कि अभी हमने देख लिया है कि कमीशन क्या पूछ सकता है कि G20 की समिट कब होगी। ये मियामी फ्लोरिडा के अंदर USA के अंदर होगी, और जिसका जो चेयरपर्सन होगा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसका चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप होगा। और इसी के अंदर ये भी पूछा जा सकता है ये कब होगी, ये तकरीबन 13 से 14 दिसंबर को होगी। ठीक है ना, 2026 के अंदर 13-14 दिसंबर 2026 को होगी। चेयरपर्सन का डोनाल्ड ट्रंप साहब होंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर हो रही है, फ्लोरिडा के अंदर, मियामी इसका होस्ट सिटी होगा। ठीक है, USA के अंदर। और इसी तरह कमीशन ये भी पूछ सकता है कि जो लास्ट 2025 की समिट हुई है
वो कहाँ पे हुई है वो भी देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसे, चले आए। अब इसी तरह 2025 की जो समिट हुई, 2025 की समिट हुई है, वो कब हुई है? सबसे पहले डेट पूछी जा सकती है, वो 22 से नवंबर को हुई है। कहाँ हुई है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, जोहान्सबर्ग के अंदर है, साउथ अफ्रीका। थीम के बारे में पूछा जा सकता है कि 2025 की जो थीम थी वो क्या थी, ठीक है ना, वो थी सॉलिडिटी, इक्विटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसकी थीम थी। अगर कमीशन आपसे पूछता है, वो कमीशन क्या पूछेगा कि 2025 की समिट कहाँ पे हुई? वो जोहान्सबर्ग के अंदर हुई। अब वो डेट पूछ सकता है, डेट कब हुई? 22-23 नवंबर को हुई। थीम पूछी जा सकती है, सॉलिडिटी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी थी। इसी तरह इसके अंदर कमीशन ये भी पूछ सकता है, G20 है, ठीक है ना, वो बेसिकली किससे बनकर बना है? वो यूरोपियन यूनियन है प्लस अफ्रीकन यूनियन, ठीक है ना। इनको बेसिकली इनको ही हम G20 कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये, जैसे कि अभी मैंने बता दी कि जो 2026 की होगी वो कहाँ पे होगी? वो मियामी के अंदर होगी। जो चेयरपर्सन कौन होगा उसका? डोनाल्ड ट्रंप साहब होंगे, ठीक है। इसकी थीम जब ये होगी तब पता चलेगी, ठीक है। थीम के बारे में अभी मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और दूसरा ये, इसकी डेट पूछी जा सकती है, वो कब होगी? 13 से 14 दिसंबर, ठीक है ना, 13 से 14 दिसंबर। ये था हमारा 81। अब हम 82 देख लेते हैं, चले आए। अब इसी तरह 82 है, वो देख लेते हैं कि द G20 G20 समिट, दी 2026 G20 समिट शेड्यूल फॉर, जैसे कि अभी हमने 81 MCQ देखा है, उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा है कि जो G20 की 2026 की समिट है वो कब होगी? वो दिसंबर 2026 के अंदर होगी। जिसे कौन चेयरपर्सन करेगा? वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। कहाँ पे होगी? वो मियामी के अंदर होगी, USA फ्लोरिडा के अंदर। अब हम 83 देख लेते हैं, चले आए। 83 है, क्या है कि द ब्रिक्स रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली, कि जो हमारी ब्रिक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंट करती है व्हाट पोर्शन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, कि जो ब्रिक्स है उसमें कितने परसेंट पूरी दुनिया की पॉपुलेशन समाई हुई है, या कितनी रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया को ब्रिक्स, ठीक है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, 25%, 35%, नियरली हाफ, या 70%। जो हमारा ब्रिक्स है, जैसे कि आपको पता है ब्रिक्स से मतलब क्या है? ब्राज़ील, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ब्रिक्स, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। आप हिसाब लगाएं कि बी से ब्राज़ील, ब्राज़ील, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। इसी तरह रशिया, ठीक है, फिर चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। ये तकरीबन पूरी दुनिया का 0.5% बन जाता है। पूरी दुनिया यानी कि 50% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे है, वो हमारा इंडिया के अंदर है। देन सेकंड नंबर पे कौन सा है? चाइना है। फिर रशिया आता है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का अगर 8 बिलियन आबादी है, ठीक है ना, 8 बिलियन आबादी है, तो उसका 4 बिलियन कहाँ पे है? सिर्फ ब्रिक्स के अंदर है, ठीक है ना। ब्रिक्स के अंदर कितने परसेंट है? 0.5%, यानी कि पूरी दुनिया का नियरली 0.5% पूरी दुनिया इन्हीं के अंदर आबाद है। चाइना, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका। अब जो ऑफिशियल मेंबर कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स की, पहले कितनी थी? 5, अब 10 हो चुकी हैं, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली ऑफिशियल मेंबर्स पार्टनर जो ब्रिक्स के हैं वो कितने हैं? वो टोटल 10 है। अब इसका बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि यूरोपियन यूनियन की तरह एक तंजीम बनाई जाए। जैसे यूरोप के अंदर अलग से यूरो वगैरह चलते हैं, उनकी अपनी, आप कह सकते हो कि हिरार्की सिस्टम है, जैसे वो मुल्कों को लेके चलते हैं, वो अपनी ट्रेड्स वगैरह फ्री में करते हैं। इसी तरह ब्रिक्स का भी मकसद यही है कि ये भी कोई ऐसा ब्लॉक बनाया जाए जो यूरोपियन यूनियन की तरह बने और यूरोपियन यूनियन को टक्कर दे, ठीक है ना। मेन मकसद यही है, जिसकी वजह से अमेरिका इससे डरता है, ठीक है ना। वो इसके बिल्कुल मुखालिफ है कि क्योंकि उसे पता है कि यूरोपियन यूनियन की तरह अगर ये बन गया तो उसकी जो सुवेरिटी है, जो उसकी सुपीरियरिटी है, सुपरविजन है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें वो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अपनी
करेंसी भी लॉन्च करने चाहिए, ठीक है ना। सुनने में आ रहा है कि फ्यूचर ये अपनी करेंसी भी लॉन्च करेंगे और जो इनकी करेंसी होगी उसी के अंदर ये कंट्रीज़ अपना लेन देन करेंगे, ठीक है ना, जो कि अमेरिका के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वजह से अमेरिका इसकी मुखालफत करता है। तो आएँ अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, चले आएँ। अब इसी तरह ब्रिक्स से रिलेटेड MCQs 84 है, वो देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीब्यूट करता है रफली टू द ग्लोबल ट्रेड, जो पूरी दुनिया की ट्रेड होती है उसके अंदर ट्रेड होती है, ब्रिक्स उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि ब्रिक्स कंट्री से रिलेटेड कितनी ट्रेड होती है। ऑप्शन ए है 10%, बी है 15%, सी है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 20% या 40%। जो इसका राइट ऑप्शन बनता है, जैसे कि अभी हमने देखा है कि जो ब्रिक्स है उसके अंदर पूरी दुनिया की तकरीबन हाफ आबादी, यानी कि पूरी दुनिया का हाफ आबादी कहाँ पे है, ब्रिक्स के अंदर आबाद है। और इसी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो जो पूरी दुनिया की कंट्रीब्यूशन करता है ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 20% जो ट्रेड होती है वो ब्रिक्स कंट्री ही करते हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं, चले आएँ। अब 85 है, क्या पूछता है कि चाइनाज प्रीमियर हु एड्रेस द ब्रिक्स समिट, कि जो ब्रिक्स के अंदर समिट हुई उसमें से चाइना का कौन से बंदे ने, ये किस शख्सियत ने एड्रेस किया है, खिताब किया है। सबसे पहले शी जिनपिंग, लियांग जी, के कैंगिंग या डी है वांग ही। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, ली यांग, ली यांग। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपने देख लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि चाइनीज़ ज़ुबान है तो आपको पता है कि चाइनीज़ ज़ुबान थोड़ी सी मुश्किल है, तो आपने ये देख लेनी है कि लियांग शी है, शी जिनपिंग कौन है इनका, वांग जी क्या है। और ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो इसके प्रेसिडेंट और PM और फाइनेंस मिनिस्टर, इनका कौन है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। फाइनेंस मिनिस्टर है तो आपने वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इनके प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, चले आएँ। इसी तरह 86 है वो क्या है कि पाकिस्तान स्ट्रांगली एडवोकेट क्लाइमेट जस्टिस ड्यू टू, कि पाकिस्तान ने स्ट्रांगली एडवोकेट किया अपने आप के जस्टिस क्लाइमेट जस्टिस ड्यू टू, किस वजह से पाकिस्तान ने स्ट्रांगली एडवोकेट अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि हमें जी इंसाफ चाहिए, किस वजह से क्लाइमेट के अंदर, ड्यू टू। पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ऑयल रिजर्व्स, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी या अरेक्टिक एक्सेस। जो इसका राइट ऑप्शन है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि क्लाइमेट से रिलेटेड ही पाकिस्तान का मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड ही इसने अपने आप को एडवोकेट किया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, सी ऑप्शन, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। जैसे कि रिसेंटली लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया कि पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज़ के अंदर है जो कि एक्सेसिव क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने रिसेंटली ही आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान का नक्शा है, ठीक है ना, मैप है, ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, हमें पता है ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट। पाकिस्तान के जो ईस्ट में है वो क्या हमारा इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ में हमारा चाइना है। जैसे कि रिसेंट भी मैंने आपको लास्ट MCQs के अंदर बताया कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इमिशन कर रहा है वो चाइना और इंडिया कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर है, G20 के अंदर आते हैं। और दूसरा ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कार्बन इमिशन करता है वो हमारा चाइना है। और चाइना क्या करता है कि चाइना की जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है वो इस एरिया में, ठीक है ना, पाकिस्तान के करीब। इसी तरह इंडिया की क्या है, इसके अंदर, यानी कि ये हमारा ये इलाके में इसकी ज़्यादातर इंडस्ट्री है। अब इससे इफेक्ट क्या होता है, जब ये हवाएं, हमेशा जो हवाएं होती हैं यहाँ से ऐसे चलती हैं, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे आएंगी, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादातर पाकिस्तान पे होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक्सेसिव यूज़, यानी कि एक्सेसिव तौर पे बहुत ख़तरनाक हद तक क्लाइमेट को फेस कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बहुत से लेक्चर्स के अंदर पहले ही आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। दुनिया में अगर देखे जाए ग्लेशियर्स किन किन मुल्कों में सबसे ज़्यादा, उनमें पाकिस्तान का भी शुमार आता है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है ना, मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आए साल बाद 2 साल बाद हमें देखते हैं कि फ्लड आ गए, हीट वेव्स बढ़ जाते हैं। वो सिर्फ किस वजह से है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपना केस को एडवोकेट किया है, किस वजह से, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की वजह से। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, चले आए। अब इसी तरह 87 है वो देख लेते हैं कि दी IMF अर्ज पाकिस्तान टू मेंटेन
कि जो पाकिस्तान पे IMF जोर डालते हैं, अर्ज करते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या मेंटेन करें? ऑप्शन ए है ग्लोबल रिजर्व्स, बी है ट्रेड सेंक्शंस, सी है फिजिकल डिसिप्लिन, या डी है प्राइस कंट्रोल। जो IMF है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दी कि जो IMF है इसका मेन मकसद क्या है, इसके मैंने पहले ही आपको बता दी कि जो IMF का मेन मकसद है वो क्या है, मॉनिटरिंग करना, किसी भी मुल्क के, किसी भी कंट्रीज़ की पैसों का लेन देन है जो फाइनेंशियली तौर पे उनको स्टेबल करना है। IMF का ये मकसद है। और जो पाकिस्तान के अंदर वो करना चाहते हैं वो सी ऑप्शन है, क्या बनता है, फिजिकल डिसिप्लिन। वो चाहते हैं कि आपका जो बजट बनता है, जो आपका फिजिकल, जैसे कि आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, वो आप डिसिप्लिन में लेके आओ। हमारा क्या है, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। अब एक्चुअली ठीक है ना, इसके अंदर मसला क्या आता है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस करे, या तो बैलेंस करे या क्या करे, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर दे, ग्रेटर करे, ठीक है ना, इंपोर्ट से। लेकिन यहाँ पे क्या मकसद आ रहा है, हमारा मेन मसला ये आ रहा है कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर प्राइस कंट्रोल आप देख लें, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आए दिन चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि अभी ही रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल डीजल और जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ओगरा ने उसे इंक्रीज़ किए। वो किस वजह से होता है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है। यही चीज़ें IMF हमें कहते हैं कि आप इंपोर्ट को कम करो और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करो। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो सरमाया ज़्यादा आएगा मुल्क के अंदर और मुल्क खुशहाल होगा। मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ IMF का यही है कि वो क्या कहता है कि फिजिकल डिसिप्लिन रखें, कि आपके अंदर जो आपका बजट पास होता है, बजट आप पेश करते हैं, उसके अंदर आप अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें और इंपोर्ट को कम करें, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, डिसिप्लिन आएगा, इक्वल होगा, फिर आपका मुल्क तरक्की करेगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वो क्या है, चले आए 88 है, वो देख लेते हैं कि द डिफेंस पैक्ट स्टेट्स करता है एग्रेशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, वन विल बी ट्रीटेड एज, इनमें से अगर कोई होगा तो वो हम डिफेंस पैक्ट के अंदर आएगा। क्या, सबसे पहला ऑप्शन है डिप्लोमेटिक इश्यूज़, दूसरा है जी रीजनल डिस्प्यूट, या तीसरा है एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, यानी कि इन दोनों के अगेंस्ट, और तीसरा है UN मैटर्स। जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बन सकता है, वो सी ऑप्शन है, वो क्या है, एग्रेशन अगेंस्ट बोथ कौन से वाले, कि रीजनल डिस्प्यूट होगा तब भी वो डिफेंस पैक्ट के अंदर आएगा, या डिप्लोमेटिक इश्यूज़ होंगे वो भी डिफेंस पैक्ट के अंदर आएगा। अब इसी तरह हम 89 देख लेते हैं, चले आएँ। इसी तरह 89 है, क्या है जी, दी IMF रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी सपोर्ट, कि जो IMF के रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट है वो किसके लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए, बी है एजुकेशन के लिए, सी है क्लाइमेट रेजिलेंस के लिए, या टूरिज़्म के लिए। जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, हमारा सी ऑप्शन, जो कि क्या है, क्लाइमेट रेजिलेंस के लिए। क्लाइमेट से रिलेटेड भी ये IMF हमें फंडिंग कर सकता है। चलें इसी तरह 90 देख लेते हैं, जल्दी से चले आएँ। अब इसी तरह जो 90 है वो देख लेते हैं कि जी पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फोकस ऑन, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो किस पे फोकस करता है ज़्यादातर। पहला ऑप्शन है प्राइवेटाइजिंग आर्मी पे, दूसरा है रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर पे, तीसरा है टैक्स एंड एनर्जी रिफॉर्म्स पे, या फोर्थ है बैनिंग इंपोर्ट्स, के बैन किए जाए इंपोर्ट्स को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन बनता है हमारा टैक्स एंड एनर्जी से रिलेटेड, कि जो हमारा पाकिस्तान का इकनॉमिक रिफॉर्म्स है वो फोकस मेनली किस पे करता है, टैक्स से और इकनॉमिक एनर्जी रिफॉर्म्स पे करता है। इसी तरह हम 91 देख लेते हैं, चले आएँ। इसी तरह हमारा 91 है वो देख लेते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान करेंसी स्टेबलाइज, कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो स्टेबल हुई है अक्कर आफ्टर किसके बाद, 2018 के बाद, 2020 के बाद, 2023 के क्राइसिस के बाद, या 2025 के फ्लड्स के बाद। जो पाकिस्तान की करेंसी अब स्टेबल नज़र आ रही है हमें, वो किसके बाद होना शुरू हुई है, वो 2023 के क्राइसिस के बाद हुई है, ठीक है ना। जो राइट ऑप्शन बन के है वो क्या बनता है, 2023 के क्राइसिस के बाद। अब इसी तरह हम आज की तरह हम 92 देख लेते हैं, चले इसी तरह लास्ट MCQ से 92 वो देख लेते हैं कि ब्रिक्स इंक्लूड, जो ब्रिक्स है वो इंक्लूड करती है एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इनके अलावा ब्रिक्स के अंदर कौन सा कंट्री नहीं है। जैसे कि अगर हम लिख लेते हैं कि ब्राज़ील, BRICS, मैंने पहले भी बताया, B से ब्राज़ील होता है, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से
साउथ अफ्रीका। अलावा भी पाँच ऑफिशियल मेंबर और हैं, ठीक है ना, वो भी हमें याद होने चाहिए। तो जो इसमें राइट ऑप्शन बनता है, पहले देख लेते हैं ब्राज़ील, ठीक है ना, ब्रिक्स के अंदर है। बी से ब्राज़ील, ठीक है। आई से इंडिया है, ठीक है। आर से रशिया है, और जो नहीं है वो क्या है, वो जापान है। कि जो ब्रिक्स के हिस्सा नहीं है वो कौन सा कंट्री है, वो जापान है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड MCQs लेके, जो कि कमीशन आपसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।